नमस्कार सभी साथियों को। एविडेंस की कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे धारा 8 और 9 की। 8 बात करता है ऐसे तथ्यों की रिलेवेंसी की जो किसी फैक्ट इन इशू या फिर रिलेवेंट फैक्ट का क्या दिखाते हैं, मोटिव शो करते हैं या प्रिपरेशन शो करते हैं या फिर पार्टीज़ का कंडक्ट शो करते हैं। 3 तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। धारा 8 में 3 फैक्ट्स की रिलेवेंसी है, हेतु, तैयारी और आचरण। तो अगर धारा 8 की हम चर्चा करेंगे तो धारा 8 कहती है कोई भी तथ्य जो विवादक तथ्य या फिर सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित करते हैं या गठित करते हैं। गठित वर्ड इसलिए यूज़ होता है कॉन्स्टिट्यूट कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ये प्रूव किया जाता है कि इन सब परिस्थितियों को अगर आप एक साथ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी किया गया है। तो एनी फैक्ट इज़ रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। पहले बिंदु पे हम थोड़ी चर्चा कर लें कि हेतु कैसे सुसंगत होता है। अगर आप पहले दृष्टांत को देखेंगे, एलिस्ट्रेशन, इसमें बी के मर्डर के लिए ए को ट्रायल किया जा रहा है। ये फैक्ट कि ए ने सी का मर्डर किया था, ए ने सी का मर्डर किया था और ये बात बी जानता था और बी क्या कर रहा था, ए को ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए ए ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए क्या कर दिया, बी का मर्डर कर दिया। तो उसका उस मर्डर करने के राज को जानना इस खुद के मर्डर के लिए मर्डर का मोटिव बन जाता है। ऐसे ही सेकेंड इलस्ट्रेशन में आप देखिए मोटिव कैसे शो कर सकते हैं। ए बॉन्ड के आधार पर पेमेंट के लिए सूट फाइल करता है, किस पर, बी पर। बी डिनाइल करता है कि उसने ऐसा कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये फैक्ट रिलेवेंट होगा कि उस समय जिस समय बॉन्ड का एग्जीक्यूट किया जाना बताया जा रहा है, इसको वास्तव में पैसे चाहिए थे, जैसे उसकी बेटी की शादी थी या फिर उसको बहुत बड़ा उसको डेट चुकाना था। इन सब के लिए उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट थी और इसीलिए उसने ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट किया होगा। तो दोनों इलस्ट्रेशन हमें नज़र आ रहे हैं कि ये मोटिव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। किसी अपराध को साबित करने के लिए आशय को साबित करना होता है। अब यहाँ आपको थोड़ा अंतर समझना होगा कि मोटिव में और इंटेंशन में डिफरेंट होता है। हो सकता है मोटिव बहुत पायस हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन इंटेंशन गलत है तो इंटेंशन के लिए पनिश किया जा सकता है। जैसे मैं बहुत सारे भूखे लोगों को खाना खिलाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो पैसे जुटाने के लिए मैं कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट करता हूँ, किसी को रॉब करता हूँ, लूटता हूँ या बैंक में चोरी कर ली या किसी के घर चोरी कर ली, तो ये सब ऑफेंस होगा। ठीक है, ऐसे एक्ट के साथ आप किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते हैं। कोई भी मोटिव आपका हेल्प नहीं करेगा। मोटिव यहाँ पर भले ही पनिशेबल नहीं हो लेकिन इंटेंशन पनिशेबल है। कई बार मोटिव भी पनिशेबल होता है, तो मोटिव को आप प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही आप दृष्टांत सी, डी और ई को देखेंगे तो ये प्रिपरेशन की इलस्ट्रेशन है। हर वो फैक्ट जिससे तैयारी पता चलती है वो भी रिलेवेंट होगा। जैसे रिचर्डसन के केस पे हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। तो रिचर्डसन के केस के बाद रिचर्डसन के द्वारा वेपन का खरीदना लोहार से उसकी तैयारी को बता रहा है कि वो ऐसा करने का इरादा कर रखता था, इसलिए उसने चाकू खरीदा था। तो यहाँ देखो सी इलस्ट्रेशन कहता है कि जहर से बी का मर्डर करने के लिए ए का ट्रायल किया जा रहा है। आगे कहता है ये फैक्ट रिलेवेंट होगा कि बी की डेथ से पहले ए ने जो जहर बी को दिया गया है वैसा ही जहर उसने मार्केट से खरीदा था। रिलेवेंट होगा किस लिए, प्रिपरेशन शो करने के लिए। डी इलस्ट्रेशन को देखिए कि क्या कोई एक डॉक्यूमेंट है, ये ए की विल है। जिस समय की वो विल बताई जा रही है उस समय उसने और भी वकीलों से कांटेक्ट किया था, उसको विल के ड्राफ्ट बना के दिए थे और उसने वो विल के जो ड्राफ्ट उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो इससे पता चल रहा है कि वो उस समय विल बनाने की तैयारी कर रहा था। ठीक है, अगर बात करेंगे ई इलस्ट्रेशन की 5वें दृष्टांत की, तो एक ऑफेंस का ए एक्यूज्ड है। उसने ऑफेंस करने से पहले ऑफेंस करते समय गवाहों को तैयार किया झूठी गवाही देने के लिए या विटनेस बनने के लिए। बाद में घटना घटने के बाद गवाहों को डराना, गवाहों को धमकाना, एविडेंस को नष्ट करना, ये उसका आचरण भी दिखाते हैं और उसकी तैयारी भी शो करते हैं कि वो ऐसा कुछ गलत करने वाला है। तो इस प्रकार से इन 5 दृष्टांतों से हम पता चल रहा है कि कोई भी फैक्ट जो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट का मोटिव शो करता है या प्रिपरेशन शो करता है, रेलेवेंट है। क्लियर है। इसमें केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के मर्डर केस से रिलेटेड है। इसमें एक्यूज्ड जो है वो मर्डर से पहले बिल्कुल एकांत में बात करते देखे गए, गोपनीय तरीके से उनका आचरण संदिग्ध था, इसको रिलेवेंट फैक्ट माना था।
आर वर्सेस पामर का केस आप देख सकते हैं। आर वर्सेस पामर में दो दोस्त थे, वो हॉर्स रेस में पैसे लगाते थे। हॉर्स रेस में पैसे लगाने पर एक दोस्त के दूसरे के दोस्त का कर्जा हो गया और एक रात एक दोस्त मारा जाता है, जो पैसे मांगता था वो मर गया। तो मोटिव शो करने के लिए कि दूसरे दोस्त ने उसको इसलिए मारा होगा क्योंकि वो कर्जे से पीछा छुड़ाना चाहता था, रेलेवेंट है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। धारा 8 तीसरे बिंदु पे चर्चा करती है, जो बात करता है कंडक्ट की, आचरण की। मोटिव कैसे रेलेवेंट होता है, इसको लेकर हम बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के एक केस देखेंगे, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। बाबू वर्सेस केरला के केस में होल्ड करना है। पहली बात तो मोटिव जो है वो कोर्ट को हेल्प करता है एविडेंस के एनालाइजेशन में, ठीक है। अगर किसी केस में मोटिव एब्सेंट है तो ये कोर्ट की ड्यूटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है एविडेंस की स्क्रूटनी करने के लिए। बिना मोटिव कोई किसी के लिए क्यों अपराध करेगा। ऐसे ही दूसरा कारण जो है कि जहाँ आई विटनेस अवेलेबल है केस में, तो मोटिव का कोई रोल नहीं होता उस ऑफेंस के लिए। थर्ड कहते हैं मोटिव एलोन कैन नॉट बी सोल ग्राउंड फॉर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड। मोटिव कभी भी अकेला किसी एक्यूज के कन्विक्शन का ग्राउंड नहीं होगा। एंड फोर्थ एंड फाइनल, मोटिव इज नॉट इंपॉर्टेंट व्हेन डायरेक्ट एविडेंस इज अवेलेबल, इट इज इन द केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दैट मोटिव एज्यूम इंपॉर्टेंस। परिस्थितिजन्य साक्ष्य में मोटिव का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है वहाँ मोटिव का ज़्यादा रोल नहीं होगा। मेरा आपको वीडियो बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाने का नहीं है। मेरा ऑब्जेक्ट है आपको धारा के सेंस तक लेके जाना, धारा क्या कहती है, किस सेंस में इसको लागू किया जाना है। तो 8(3) कहता है एक पार्टी का कंडक्ट कैसे रिलेवेंट होता है। 8(3) आचरण कब सुसंगत होता है। तो एक तो पार्टी का कंडक्ट, पार्टीज़ और प्रोसीडिंग्स जो हैं उन सूट और प्रोसीडिंग की जो पार्टीज़ हैं उनका कंडक्ट रिलेवेंट होता है, या फिर उनके एजेंट। तो ध्यान रखना, एजेंट हमेशा सिविल प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होता है। एक्सेप्शनल केसेस ही हैं क्रिमिनल में जिनमें प्रतिनिधिक दायित्व के रूप में उनको दंडित किया जा सकता है, अदरवाइज क्रिमिनल में एजेंसी का रूल लागू नहीं होता है। तो पार्टीज़ और पार्टीज़ के एजेंट, उनका कंडक्ट कब रिलेवेंट है, या तो किसी सूट या प्रोसीडिंग में उनका कंडक्ट रिलेवेंट होगा, या फिर सूट या प्रोसीडिंग में कोई रिलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू है उसमें उसका कंडक्ट रिलेवेंट होगा, ठीक है। कब रिलेवेंट होगा इसका उत्तर मैं आगे दूंगा। पहले एक बात और बोलूँगा बीच में कि एक तीसरा आदमी और होता है, ऐसे व्यक्ति का आचरण भी रिलेवेंट है। एक ऐसा पर्सन है जिसका कंडक्ट भी रिलेवेंट है, कब, जिसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस प्रोसीडिंग का सब्जेक्ट है, कोई ऑफेंस है वो इंक्वायरी का सब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अगेंस्ट या उसके संबंध में कोई अपराध हुआ है, उसका आचरण भी सुसंगत होगा। कब, यदि किसी वाद या कार्रवाई में ऐसे पक्षकार का आचरण, ठीक है, विवादक आचरण उस विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या फिर उससे प्रभावित होता है। यानी कि पक्षकार का आचरण, पक्षकार के अभिकर्ता का आचरण वाद या कार्रवाई के बारे में या सुसंगत या विवादक तथ्य के बारे में उनका आचरण। तीसरा, ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध कार्रवाई का विषय है, कब सुसंगत होगा, तब सुसंगत होगा जब ऐसा विवादक तथ्य सुसंगत तथ्य से आचरण प्रभावित होता है या फिर ऐसा आचरण ऐसे विवादक या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है। क्लियर है। पहला दृष्टांत बहुत क्लियर कट बात करता है कि केवल स्टेटमेंट, मेयर स्टेटमेंट जो है ये कभी भी कंडक्ट में नहीं आएंगे। किसी व्यक्ति का कुछ सिर्फ बोलना कभी भी नहीं आता कंडक्ट में, जब तक कि बोलने के अलावा और कोई काम ऐसा नहीं हुआ हो जो उसके स्पीच को कोई मीनिंग देता है। जैसे मैं कह दूं कि मैं तुम्हें पीटूंगा, मेरा ये सिर्फ कहना पीटने में नहीं माना जाएगा, आचरण नहीं है मेरा, लेकिन ऐसा कहने के साथ साथ मैं छड़ी को उठा लेता हूँ और खड़ा होकर तुम्हारी तरफ दौड़ता हूँ या चलता हूँ, तो मेरा जो आचरण है ये मेरे कथनों को एक मीनिंग दे रहा है, अर्थ दे रहा है, रिलेवेंट हो जाता है। ऐसे ही सेकंड एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट है, किसी पर्सन का कंडक्ट रिलेवेंट है, तो ना सिर्फ उसका कंडक्ट और उसके स्टेटमेंट रिलेवेंट हैं, अपितु उसकी प्रेजेंस में और उसको सुनते हुए, प्रेजेंस एंड हियरिंग में रहते हुए कोई स्टेटमेंट दिया जाता है वो भी रेलेवेंट हो जाता है। इनके अभी इलस्ट्रेशन आ रहे हैं, हम उनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप एफ इलस्ट्रेशन को देखिए, एफ में क्या कहता है, क्वेश्चन ये है वेदर ए रॉब्ड बी, क्या ए ने बी को लूटा। तो ये फैक्ट कि बी ने लूटने के ठीक बाद सी ने ए की प्रेजेंस में कहा था, बी को जब लूट लिया गया उसके बाद सी एक थर्ड पर्सन ए की प्रेजेंस में आकर कहता है कि बी को जिसने भी रॉब किया है, लूटा है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस आ रही है, और ये सुनकर ए भाग जाता है। ठीक है, तो हाँ, तो ऐसा कंडक्ट चाहे पहले का हो या बाद का रिलेवेंट होता है। एक लाइन रह गई थी मेरी, तो यहाँ घटना के बाद ए का सिर्फ ये सुनकर भाग जाना
वो भी थर्ड पर्सन कह रहा है कि जिसने भी लूटा उसको पुलिस आ रही है, तो उसका भागना उसके कंडक्ट को शो कर रहा है कि उसका उस फैक्ट एंड इश्यू से कोई ना कोई कनेक्शन है, रेलेवेंट है। जी देखिएगा, क्वेश्चन ये है वेदर ए ऑज बी रुपीज़ 10,000, क्या ए ने बी से 10,000 रुपये लिए हैं, या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, बी के प्रति ए 10,000 रुपये का देनदार है। तो ये फैक्ट कि ए ने सी से धन उधार मांगा था और डी ने सी की प्रेजेंस में, जो उधार ले रहा है उसकी प्रेजेंस में, ए की उपस्थिति और स्वर्ण गोचरता में कहा था कि मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम इस आदमी पे भरोसा मत करो, क्योंकि ये मेरे भी 10,000 रुपये मांगता है और इसने अभी तक पैसे लौटाए नहीं है। और ये सुनकर वो चुपचाप चला जाता है। कोई भला आदमी होता तो तुरंत अपोज करता कि मैंने आपके पैसे कब खा लिए, मैं आपका पैसा लौटा दिया, या मैंने पैसे लिए ही नहीं, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कहता, चुपचाप चला जाता है। सुनकर उसका जाना रेलेवेंट है। एच देखिए, क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने ऑफेंस किया। ये फैक्ट कि लेटर मिलने के तुरंत बाद जिसमें उसको चेतावनी दी गई थी कि ऑफेंडर के लिए इंक्वायरी चल रही है, वो फरार हो जाता है। लेटर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो रेलेवेंट हो जाएंगे। आई कहता है ए एक ऑफेंस का एक्यूज्ड है। ये फैक्ट कि ऑफेंस होने के बाद वो फरार हो गया था, या उस ऑफेंस से जो प्रॉपर्टी एक्वायर हुई थी, जब्त हुई थी, उसके पोजीशन में मिली, या उन वस्तुओं को जिनसे उसने अपराध किया छुपाने का प्रयास किया था, सब रेलेवेंट है। ठीक है, चीज़ों को छुपाना, चुपचाप बेचना, नदी में फेंकना, ये आचरण है उसका। जे इलस्ट्रेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा ही। क्वेश्चन ये कि क्या ए के साथ रेप किया गया है। ये फैक्ट कि रेप के तुरंत बाद उसने ऐसे ऑफेंस के बारे में कंप्लेंट की थी जिसमें वो परिस्थितियां, जिनके अधीन वे शब्द जिनमें वो कंप्लेंट किया गया रिलेवेंट, यानी उसने रोते बिलखते हुए अपने मालिक से, अपने मदर से, अपने फादर से, अपने ब्रदर से, किसी फ्रेंड से ये कहा था कि उसके साथ ऐसा अपराध हुआ है। ये उसका कंडक्ट जो है रिलेवेंट है। लेकिन अगर वो बिना कंप्लेंट किए ही सिर्फ एक स्टेटमेंट देती कि उसके साथ रेप कमिट हुआ है, तो ये कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं होता। ये 32(1) में डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में, या अगर वो जीवित है तो 157 में सिर्फ अपने कॉरोबरेशन में काम में ले सकती है, संपुष्टि में काम में ले सकता है। सेम इलस्ट्रेशन है के का है। क्वेश्चन ये कि क्या ए को रॉब किया गया, लूटा गया। ये फैक्ट कि लूट के तुरंत बाद उसने परिवाद किया था, हाथों हाथ उसने रिपोर्ट लिखवाई, और रिपोर्ट में जिन परिस्थितियों में रिपोर्ट थी, जैसे उस स्टेटमेंट उसने किए गए, वो सब उसके कंडक्ट के रूप में रेलेवेंट होंगे। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसको घाव लगा हुआ था, उसके ऊपर फायरिंग की हुई थी, ये सब चीज़ें उसके आचरण, वो रो रहा था, घबराया हुआ था, डरा हुआ था, सब रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन यही स्टेटमेंट वो बिना रोते बिलखते हंसते हंसते कहता है उसे लूट लिया गया, तो ये कंडक्ट में तो रेलेवेंट नहीं है। लेकिन क्या है, 32(1) में मर गया तो डाइंग डिक्लेरेशन, और अगर जीवित रह गया तो 157 में खुद उसको कोर्ट में आके कहना पड़ेगा कि ऐसा अपराध किया गया था। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आज धारा 8 पे हमने एक छोटा सा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। नट सेल में एक बार फिर बता देता हूँ। धारा 8 3 फैक्ट को रेलेवेंट डिक्लेयर करती है। नंबर 1, वे फैक्ट जो मोटिव शो करते हैं। नंबर 2, वे फैक्ट जो प्रिपरेशन को शो करते हैं। प्रिपरेशन इटसेल्फ ऑफेंस नहीं है, लेकिन ऑफेंस होने के बाद प्रिपरेशन एक रेलेवेंट फैक्ट है। तीसरा, कंडक्ट कब रिलेवेंट हो जाता है, तो वाद या कार्रवाई के किसी पार्टी का या पार्टी के एजेंट का वाद या कार्रवाई में, या फिर ऐसे फैक्ट इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में आचरण, या फिर ऐसे पर्सन का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध कार्रवाई का विषय तब रिलेवेंट है जब ऐसा आचरण विवादक या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, उससे प्रभावित होता है, चाहे वह आचरण उससे पहले का हो या पश्चात का। पहला स्पष्टीकरण कहता है आचरण शब्द में कथन नहीं आते जब तक कि कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ उनको स्पष्ट करने वाले नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है जब किसी आदमी का कंडक्ट रिलेवेंट है, तब उसकी प्रेजेंस में और उसके अपीयरेंस में जो स्टेटमेंट कहे जाएंगे वो स्टेटमेंट भी रेलेवेंट होंगे। सारे इलस्ट्रेशन आप पढ़ेंगे ध्यान से, एक एक दृष्टांत मैंने बताया आप लोगों को कैसे एप्लीकेबल होगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते आपको, हरि ओम तत्सत।